जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम आज अभी सीखेंगे वो है एक्सरसाइज 12.3 और उसके अंदर दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं आपके सामने रीड करता हूं और फिर उसको ट्रांसलेट करने के बाद स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको डिस्कस भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसके बाद सब्सिक्वेंटली ऑब्वियसली हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल intersect each other on its altitude। दो चीजें हैं, bisectors of base of an isosceles triangle intersect at, दूसरी चीज जो है वो है altitude, उसके altitude पे intersect कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक होनी चाहिए isosceles triangle। मैं isosceles triangle बनाने के बाद और आसानी से आपको इसी स्टेटमेंट को समझाता हूं। सबसे पहले चूंकि उसने बोला था कि आपके पास एक isosceles triangle हो, तो ये ले लेते हैं हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए पॉइंट ए से बी तक जो लेंथ है ए बी, ये इक्वल होगी लेंथ ए सी के। और उसकी वजह ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुरेंट होती हैं या लेंथ में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। थर्ड साइड उन दोनों में से किसी साइड के इक्वल नहीं होती। तो दो साइड्स ऐसी होंगी जो इक्वल होंगी, वो मैंने दो साइड्स ली ए से बी तक और ए से सी तक। प्रूव ये हुआ कि अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं तो ए बी सी ट्रायंगल जो अभी मैंने आपके सामने बनाई ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसके बाद वो ये कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। अब इसकी बेस जो है वो है आपके पास बी से सी, और ये दो एंगल जो बेस के ऊपर बन रहे होंगे, एक एंगल होगा ए बी सी, लाइक एंगल ए बी सी, यहां से लेके ए बी सी, ये जो अभी मैंने आपके सामने कर्व बनाया, ये वाला एंगल बी जो है ए बी सी एंगल, वो कह रहा है एक आपकी इस बेस के ऊपर ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल बन रहा है आपके पास ये वाला ए सी बी, दूसरा एंगल ए सी बी। इन दो एंगल्स के वो कह रहे सॉरी, इन दो एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो दोनों मिल रहे हैं इस ट्रायंगल के अल्टीट्यूड के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे पास इनका क्या होना चाहिए, अल्टीट्यूड, और ऑब्वियसली अल्टीट्यूड ए से इसकी ऑपोजिट लेंथ बी जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वो क्या होगा इसका अल्टीट्यूड। चलो सपोज ए से डी तक इसका अल्टीट्यूड है, और एंगल बी का बाइसेक्टर मैं अगर लूं तो ऐसा होना चाहिए जो इस एंगल को, बाइसेक्टर का मतलब ये है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सपोज ये वाला एंगल ए बी सी आपके पास हो 60 डिग्री का, तो इसका बाइसेक्टर जो होगा वो दो नए एंगल जो बनाएगा, वो एक एंगल इसमें से 30 डिग्री का होगा और दूसरा एंगल भी 30 डिग्री का हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर ये 60 डिग्री बनेगा, लाइक ये एंगल बी बनेगा। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर ये लाइन जो मैं ले रहा हूं ये इसको बाइसेक्ट कर रही होगी। देखिए मैंने आपके लिए अभी बनाया, तो ऊपर वाला पोर्शन मैं ज्यादा छोड़ रहा हूँ, नीचे वाला पोर्शन मैं कम छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए। उसकी वजह यह है कि ये नीचे वाला एंगल जिसको मैं एंगल 2 का नाम दे रहा हूं और ये एंगल 1, तो एंगल 1 आपको दिखने में बड़ा लग रहा है एंगल 2 से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कर्व भी दोनों इक्वल पार्ट्स में होनी चाहिए। इसलिए मैं इसको वापस अरेज कर रहा हूं। तो आप केयरफुल रहिए इसको बनाते वक्त, और इस तरह से बनाइए कि पहले आप इसको डिजाइन कर लीजिए कि हाफ कहां पे हो रहा है। तो यहां पे कहीं पे हाफ हो रहा होगा, ये ओरिजिन से इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन लेंगे तो वो कहीं यहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह इस एंगल का भी अगर आप हाफ लेते हैं तो वो भी यहां से ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, और ये एंगल जो होगा सी से सपोज ओ तक जो मैंने लिया पॉइंट सी ओ, ये बाइसेक्टर होगा एंगल सी का, और बी ओ जो है ये बाइसेक्टर होगा एंगल बी का। अब देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए ये जो पॉइंट ओ है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इतना पार्ट, ये दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट में से ही इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड जो अभी मैंने आपके सामने बनाया था ए डी, वो भी इसी पॉइंट में से होके ही निकल रहा हो। तो ये एक्चुअली आपको
स्टेटमेंट के अंदर उसने बताया है। अब यहाँ से हम इसी स्टेटमेंट और इसी ट्रायंगल से अगर कुछ चीज़ें ले डेटा ड्राइव करें तो हमारे पास डेटा ये आ रहा है। जो गिवन स्टेटमेंट थी इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास गिवन डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी तो इसकी ये वाली साइड ए बी और ए सी दोनों क्या है, हमने इक्वल ली है, और ए बी को मैं कॉन्जुरेंट लिख लेता हूँ ए सी के। ये चूंकि हमें पता है और उसकी वजह जो थी वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद आपके पास हाँ इन एंगल्स को भी मैं बिल्कुल उसी तरह नाम दे देता हूँ। सपोज ये मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, इसे एंगल 2, तो ये मेरे पास एंगल 3 और ये एंगल 4 हो जाएगा। ये एंगल 5 ले लेता हूँ, ये एंगल 6 ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है इसे मैं एंगल 7 का नाम दे देता हूँ, और ये एंगल का नाम दे देता हूँ मैं 8। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स आपको पता है कि दोनों ये ली एक ये ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल होती हैं, कॉन्जुरेंट होती हैं, मैंने वो लिख लिया। अब आपको प्रूव और जो चीज आपको दी हुई है कि ये वाला जो ओ बी है ये बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, और ये भी लिख सकते हैं फिर कि आपके पास जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी गिवन में आ गया। और दूसरी तरफ जो आपके पास ओ सी है वो बाइसेक्टर है। देखिए ओ से बी अगर बाइसेक्टर है इस एंगल का, एंगल बी का ए बी सी का, तो इसी तरह ओ से सी तक जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का। तो आप ये भी लिख सकते हैं ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉन्जुरेंट साइड्स जो एंगल बना रही होती हैं वो दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है कि ये दो कॉन्जुरेंट साइड्स जो एक दूसरे के इक्वल साइड्स हैं वो बेस के साथ जो दो एंगल्स बना रहे होती हैं, लाइक एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी फिर हमारे पास गिवन होगा एंगल ए BC is congruent to angle ACB, और वजह इसकी क्या है कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स जो हैं या दोनों कॉन्जुरेंट साइड्स जो हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की, दो कॉन्जुरेंट साइड्स जो एंगल बना रही होती हैं बेस के साथ, वो दोनों एंगल्स डिग्रीज या रेडियंस के अंदर आपके पास हमेशा ही इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये वाला एंगल टोटल एंगल बी वो आपके पास 60 डिग्री का है तो फिर एंगल सी भी आपके पास 60 डिग्री का होगा, या फिर एंगल बी आपके पास 70 डिग्री का है तो एंगल सी भी आपके पास 70 डिग्री का ही होगा। और उसकी वजह ये है कि ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे के कॉन्जुरेंट लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल लेंथ के अंदर इक्वल साइड्स हैं, तो एंगल जो बनाएंगी बेस के साथ वो दोनों एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे। ये डेफिनेशन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये डेटा था हमारे पास गिवन। इस डेटा को यूज करते हुए अब हमें रिक्वायर्ड क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। वो जो रिक्वायर्ड चीज है वो आपने बतानी है कि अल्टीट्यूड जो है AD वो सॉरी OB एंड OC मीट एट अल्टीट्यूड AD, ये आपने प्रूव करना है। या रिक्वायर्ड आप लिखेंगे OB एंड OC मीट एट अल्टीट्यूड AD, या फिर आप इसे और भी लिख सकते हैं दूसरी तरह से IE या दैट इज, वो ये है कि अल्टीट्यूड, ये दोनों तो मीट कर रहे हैं ना पॉइंट O के ऊपर, तो फिर इसको ही प्रूव करना है AD को कि वो भी इसी पॉइंट में से होकर गुजर रहा है। अब आपको सिर्फ यही प्रूव करना है कि क्या AD जो है ये इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है या नहीं, जो हमने यहाँ पे लिखा OB एंड OC मीट ईच अदर एट अल्टीट्यूड AD, और आपको प्रूव ये करना है दैट AD इज अल्टीट्यूड AD इज अल्टीट्यूड, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल AB
सी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। या फिर आप इसे दूसरे वर्ड्स में अगर लिखो तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो अल्टीट्यूड AD, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये अगर इस बेस के साथ, इस बेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बना रही हो, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो, मतलब ये परपेंडिकुलर हो इसके ऊपर, तो फिर भी प्रूव हो जाएगा कि ये अल्टीट्यूड है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट AD इज, ये प्रूव करना है, इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। इसको 4-5 तरह से, 3-4 तरह से लिखा जा सकता है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। मैंने पहली आपको ये रिक्वायरमेंट बताई, ऐसे लिखें, या फिर दूसरे वर्ड्स के अंदर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं दैट AD इज अल्टीट्यूड ऑफ ABC, या फिर तीसरे नंबर पे इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं AD इज परपेंडिकुलर टू BC, या फिर फोर्थ नंबर के ऊपर आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 और वो इक्वल हो 90 डिग्री के। तो इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिखें तो बात वही है जो चारों को लिखने से रिजल्ट आएगा, या जो चारों को लिखने से जो मतलब क्लियर हो रहा है वो इनमें से एक लिखने से भी मतलब क्लियर हो रहा है। सो हमें एक्चुअली ये प्रूव करना है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, या फिर ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल AD बना रहा है बेस के साथ, एंगल 7 और एंगल 8, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल भी हैं और 90 डिग्री के भी हैं। इनको प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे। इसके लिए ये चीज़ ऑब्वियसली आपने जो चीज़ मुझे गिवन थी वो मैंने लिखी, और जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो मैंने लिखी, आपने भी ये नोट कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो प्रूव करते वक्त जैसे हमेशा ही मैं ये चीज़ इरेज कर देता हूँ, आप आज भी इसको इरेज कर लीजिए। अच्छा, प्रूव करते वक्त हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, और फिर यहाँ पे देते जाते हैं हम स्टेटमेंट, और इस साइड पे हम देते जाते हैं रीजन और स्टेटमेंट। अब हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, या इस चीज़ का प्रूफ कैसे दे सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप प्रूव कीजिए कि एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों इक्वल हैं, वो भी हम प्रूव करते हैं। वो प्रूव करने के बाद आप ये ट्राइंगल ले लीजिए ADB और ADC, ये दो ट्राइंगल्स लीजिए और इन दोनों को कॉन्जुरेंट प्रूव कर दीजिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट प्रूव हो जाती हैं तो फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्जुरेंट प्रूव हो जाएंगे। तो जैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्जुरेंट प्रूव हो जाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि एंगल 7 और एंगल 8 ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर। तो 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। अब 7 अगर एंगल इक्वल 8 के हो जाएगा तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और उसकी रीजन क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है दोनों एंगल, और इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो वो बनेगा आपके पास 180, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको ऐड करें तो वो रिजल्ट आता है 180। अब चूंकि ये लाइन के ऊपर है तो एंगल 7 और एंगल 8 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे ही आप ये प्रूव कर दोगे कि 7 और 8 दोनों इक्वल हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन यूज करते हुए आप ये बता सकते हैं कि दो एंगल्स इक्वल हैं 180 के तो एक एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री के, और 7 और 8 अगर इक्वल हैं तो 7 90 के होगा तो 8 भी 90 के इक्वल होगा, जो एक्चुअली आपको प्रूव करना है। तो मेरे ख्याल में आप डायरेक्ट भी प्रूव खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज के अंदर करके आए हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर इसको सॉल्व करने के लिए सारा अभी हम वो मेथड भी यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल प्रूव करने के लिए आप कंसीडर कर लीजिए यहाँ से लेके मैं जो ब्लू कर रहा हूँ दो ट्राइंगल्स, इसको अभी मैं आपके सामने देखिएगा इरेज कर रहा हूँ, और इसकी जगह पे मैं लाइन ये ले लूँगा ब्लू से, ताकि मेरे पास दो ट्राइंगल्स अलग अलग बन जाए, ये वाली, और उसके बाद इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ और आपके पास बन जाएगी एक ट्राइंगल ये वाली, ठीक है। और इसका ये जो ब्लू भी आपको नज़र आ रही है, साथ साथ मैं इसको ब्लैक भी रहने दे रहा हूँ, अभी ब्लू भी कर रहे हैं और ब्लैक भी रहने दे रहे हैं, तो दो ट्राइंगल्स बन गई। देखिए, एक ही आपको ब्लू शेड में नज़र आ रही है, चाहते हैं तो मैं इसको शेड भी कर देता हूँ, ये सारी आपके पास एक अलग से ट्राइंगल हो जाएगी, और ये दूसरी एक जो शेड नहीं किया हुआ वो ब्लैक में दूसरी ट्राइंगल रह जाएगी। अगर चाहते हैं तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ,
अब ये दो आपके पास ट्रायंगल नजर आ रही हैं, एक को मैंने ब्लैक शेड कर दिया और एक को मैंने ब्लू शेड कर दिया। इन दो ट्रायंगल्स की पहले कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं और उसमें प्रूव करते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्जुरेंट हैं या नहीं। अच्छा, जैसे ही आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव कर देंगे तो आप एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल भी प्रूव कर देंगे, क्योंकि कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और एंगल 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 6। इसी तरह एंगल 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 है। तो हम पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल जो चीज हमें गिवन थी, ए बी सी जो आपके पास ट्रायंगल है, ये टोटल ए से बी सी, ये टोटल ट्रायंगल विदाउट शेडिंग ब्लू एंड ब्लैक, ए बी सी। उसके अंदर आपको ये पता है कि ए से बी जो साइड है वो हमारे पास इक्वल है साइड ए सी के, और उसकी रीजन आप क्या देंगे कि ये हमें गिवन है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये भी हमारे पास गिवन था क्योंकि ऊपर हमने जैसे लिखा कि दो कॉन्जुरेंट साइड से बेस के साथ बनने वाले दोनों एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा, यहां से एक कंक्लूजन आपको मिलेगा, देखिए वो क्या है कि एंगल बी ए बी सी जो है, यानी यहां से लेके यहां तक ए बी सी, ये टोटल एंगल जिसको अभी 1 और 2 में दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका हाफ भी फिर ऑब्वियसली इक्वल होगा इस टोटल एंगल के हाफ के। यानी अगर ये जैसे सपोज, फिर से बता देता हूं, जैसे ये आपके पास एंगल ए सी बी, सपोज ये हो 70 डिग्री और एंगल ए बी सी ये भी हो 70 डिग्री, तभी ये दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये दोनों हम बता चुके हैं यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल हैं, ए बी सी और ए सी बी दोनों इक्वल। अब इसका अगर मैं हाफ करता हूँ एंगल ए सी बी का, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल क्या होगा? 70 को 2 पे डिवाइड कीजिए तो वो आ जाएगा 35। इसी तरह हाफ कीजिए एंगल ए बी सी का, तो वो भी क्या होगा आपके पास? हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, वो भी क्या होगा? 35। तो रिजल्ट यहां से ये निकला कि हाफ इस एंगल का हाफ ए बी सी का इक्वल होगा इस एंगल के हाफ ए बी सी के। सो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, और यही चीज हम यहां पे लिखेंगे। थस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी is congruent to half of angle ACB, और यहाँ पे आप ये बता देंगे that is angle 3 is congruent to angle 1, ये वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका एंगल 1 जैसे 35 आया था वहां पे वो इक्वल होगा इस एंगल 3 के, यहां पे मैंने लिख दिया एंगल 3। अब ये चीज आप प्रूव की कर चुके हैं, ये चीजें आपको गिवन थी। ये लिखने के बाद अब आप क्या करें, कंसीडर कर लीजिए ये एक ब्लू वाली ट्रायंगल और एक ये ब्लैक वाली ट्रायंगल जो मैंने आपके सामने बनाई है। अब आप कॉरेस्पॉन्डेंस ले लीजिए। इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल AOB और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लीजिए ट्रायंगल AOC, ये जो ब्लू है ये वाली, और एक ये मैंने जो ब्लैक ली है। तो इन दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस में देखिए AOC। अब जैसे ही आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव कर देंगे, उसके लिए नेसेसरी डेटा जितना भी था वो हम ऊपर लिख चुके हैं, और ये देखिएगा आपके सामने कि अभी ये कॉन्जुरेंट प्रूव भी हो जाएंगे। ये प्रूव कर देंगे एंगल 5 और एंगल 6 को दोनों आप कॉन्जुरेंट प्रूव कर दोगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसी ट्रायंगल के अंदर देखिए आपको एक ये साइड नजर आ रही है ए से लेके बी तक, और वो इक्वल होगी ए से लेके सी तक जो आपको गिवन है। यहाँ पे लिखिए ए बी इज कॉन्जुरेंट टू ए सी, और यहाँ पे लिखे स्टेटमेंट वापस गिवन। और दूसरी स्टेटमेंट लिखिए O से लेके A तक जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं दैट AO इज कॉन्जुरेंट टू AO, और रीजन देंगे कॉमन। तो दो साइड्स आप इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तीसरी साइड भी देखिएगा तो आपके पास इक्वल प्रूफ हो जाएगी। यहां से ये जो
बी है ये इक्वल हो सकता है ओ सी के, या फिर अगर ये ना दें तो आप ये एंगल 1 इक्वल एंगल 3 के प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल 1 इज कॉन्जुरेंट टू एंगल 3, और ये आप ऊपर प्रूव करके आए हैं, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड। अब दो साइड्स और एक एंगल ये आपके पास इक्वल प्रूव हो चुके हैं, और आपको पता है कि दो अलग अलग ट्रायंगल्स के अंदर अगर आपके पास दो साइड्स और एक एंगल, एक ट्रायंगल का दूसरी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल के इक्वल प्रूव हो जाता है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्जुरेंट होती हैं। और पोस्टुलेट हम यूज़ करते हैं फिर साइड साइड एंगल का, तो ये एंगल ट्रायंगल ए ओ बी आप ये लिखेंगे ए ओ B is congruent to triangle AOC, और यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट, यानी दो साइड्स और एक एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल्स का हम इक्वल प्रूव कर चुके। तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स ये एक आपको ब्लू शेडेड नजर आ रही है, दूसरी ब्लैक शेडेड ये वाली है, ये ब्लू शेडेड है, दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगी, कॉन्जुरेंट प्रूव हो जाएंगी, तो आप कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, और ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हेंस या थस यहाँ पे आप ये लिखेंगे, थस एंगल 5 इज कॉन्जुरेंट टू एंगल 6, और यहाँ पे रीजन आप देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। आधा काम आपने यहां तक कर लिया, इस एंगल को, एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल प्रूव कर लिया। अच्छा, यहां तक आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी, लेकिन हमारा मकसद क्या था? मकसद हमारा ये था कि एंगल 7 और एंगल 8 को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये चीज़ एक तो मुझे पहले रेज करना पड़ेगी, ये रेज कर देता हूँ, और इससे आगे कंटिन्यूस पार्ट है, इसी का ही अगला पार्ट है। अब मैं कंसीडर करूँगा दूसरी दो ट्राइंगल्स। अब वो नोट कीजिएगा कौन सी कर रहा हूँ। दूसरी दो ट्राइंगल्स के लिए एक तो मुझे ये चीज़ रेज करना पड़ रही है और एक मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो मेरे पास ब्लू ट्राइंगल जो बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी, ये वाली। तो ये सारा पार्ट जो होगा अब एक ट्रायंगल बन जाएगी वो, और यहाँ से लेके भी यहाँ तक ये कॉमन। तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई ADC, और दूसरी मेरे पास ट्रायंगल बन गई है, बच्चे आप लोग देख रहे हो कि ये शेडेड भी और अब ये वाला शेडेड रीजन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्लू है और एक ब्लैक है। इसको भी अब मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। अब दो ट्रायंगल्स मेरे पास फिर से बन गई, कौन कौन सी? ADC और ADB। बिल्कुल आप ये चीज़ रहने देंगे, यहाँ पे जो बाइसेक्टर्स के थे ना, जैसे बाइसेक्ट लाइन थी OC और OB, वो आप तो रहने देंगे क्योंकि मैंने आपको समझाना है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट कन्वे करना है, इसलिए मैंने वो चीज़ निकाल दी ताकि आपको अब दो अलग अलग ट्रायंगल्स नजर आए। अब ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे नाउ इन कॉरेस्पॉन्डेंस of triangle ADB and triangle ADC। इसके अंदर देखिए 7 और 8 को कॉन्जुरेंट प्रूव करने के लिए या इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट ही तो हमने प्रूव करना है सिर्फ। उसके लिए मेरे पास AB वापस इक्वल है AC के, और ये आप फिर से स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ पे गिवन है, और आप एंगल 5 को इक्वल प्रूव करके आए हो एंगल 6 के, तो यहाँ पे आप रीजन दे दोगे प्रूव्ड। आप ऊपर प्रूव करके आए हो पहले, ठीक है। ये अभी हमने जो पिछली दो ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव किया था, तो एंगल 5 इक्वल एंगल 6 के प्रूव किया था, ये हो गया। और उसके बाद अब आपके पास एक साइड और एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया, दूसरी साइड आपको प्रूव करनी है या एक एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो आप देखिए जरा गौर से, A से लेके D तक दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या है? कॉमन साइड है। आप ये लिख लीजिए AD इज कॉमन टू AD, तो यहाँ पे ये लिख लीजिए कॉमन साइड है। अगर ये कॉमन है तो आप देखिए आपके पास दो
अलग अलग साइड्स और एक एंगल, यहाँ पे भी इक्वल प्रूव हो रहे हैं और ये आप अभी भी प्रूव करके आए हो। और अगर ये प्रूव हो रहे हैं तो आप पोस्टुलेट कौन सा यूज करेंगे, साइड एंगल साइड वाला, और बता देंगे कि ट्राइंगल ADB थस ADB इज कॉन्जुरेंट टू ट्राइंगल ADC, और रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड या फिर साइड साइड एंगल पोस्टुलेट, आप जो मर्जी लिख सकते हैं ये चीज। अब ये देने के बाद आप लिख सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और उसकी रीजन आप क्या देंगे, थस या हेंस एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और उसकी रीजन देंगे वापस वही के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स के अंदर वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। अब चूंकि 7 और 8 एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो ही एंगल हैं, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 दोनों इक्वल होंगे 180 डिग्री के, और उसकी रीजन क्या देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, इसलिए इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये बन जाएंगे 180 डिग्री के। अब दोनों को ऐड करें, दो ही एंगल्स हैं और दो एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं, और उन दोनों को ऐड करें तो वो 180 आ रहा है, और एक की रीडिंग निकालनी हो तो फिर वो कितनी होगी, जो दूसरे के भी इक्वल हो वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री आएगा। यानी एंगल 7 अगर 90 आए तो फिर एंगल 8 ऑब्वियसली 90 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और इन दोनों को ऐड भी करते हैं तो वो 180 बन रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी दो एंगल्स लेते हो 180 बनाने के लिए, जैसे सपोज कीजिए एंगल 7 मैं ले लेता हूँ इक्वल 100 के, और एंगल 8 मैं ले लेता हूँ 80 के एंगल। अब इन दोनों को ऐड करें, एंगल 7 और एंगल 8 को ऐड करने से तो 180 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, ना तो ये 90 का है, सॉरी ये अगर 100 का है तो ये 80 का है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। इसी तरह कुछ भी और लेंगे, अगर इन दोनों को इक्वल रखते हैं, मतलब इसको भी 100 और इसको भी 100 करेंगे तो वो 180 नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ वही दो एंगल बचते हैं 90 प्लस 90 जो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और उनको ऐड करने से 180 डिग्री भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे यही सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए यहाँ पे ये लिख देंगे, थस या हेंस एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बिल्कुल वही है जैसे हम पहले भी बहुत बार इसको यूज करके आ चुके हैं, थस या फिर हेंस प्रूव्ड, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड दैट AD is altitude of triangle ABC। That's it। ये तो था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 हम इंशाल्लाह अभी आपके लिए दूसरी वीडियो के अंदर लेके आते हैं। थैंक यू।